नमस्कार। फाइब्रॉइड यूट्रस, लियोमायोमा, बच्चादानी के गांठ या रसोली कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर है फीमेल्स में। ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट ने इसे यूट्राइन स्टोन्स का नाम दिया था अपने लिटरेचर में। 1860 में जर्मन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विरकॉव ने इसको मायोमा का नाम दिया। 20 साल की उम्र तक 20% तक फीमेल्स में फाइब्रॉइड यूट्रस होता है और 50 साल की उम्र तक इसका इंसिडेंस 80% तक नोटिस किया गया है। हालांकि इसमें एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण के ही 75% होते हैं। जो सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है वो 3 से 10% में ही होता है। बड़ी ही वेरिड प्रेजेंटेशन रहती है इस फाइब्रॉइड की, तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये फाइब्रॉइड किस तरह से बनता है, किन लोगों में बनता है और किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन रहती है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एनाटमी इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये यूट्रस है, 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली सिरोजल लेयर, बीच वाली मायोमीटर मसल लेयर होती है और ये अंदर वाली एंडोमीट्रियम। ये सर्विक्स है यूट्रस का लोअर पार्ट और ये वेजाइनल कैनाल है। अब ये जो हमारा फाइब्रॉइड है ये मसल लेयर से बनता है। मसल लेयर में कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से मसल सेल्स मल्टीप्लाई करने लगते हैं और उसके साथ कनेक्टिव टिश्यू मिलके इस तरह की लोकलाइज्ड गांठें बनने लगती हैं। इसी को हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड, ये गांठ इस मसल लेयर तक ही सीमित है तो हम इसे मायोमीट्रियल और इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड बोलते हैं। 75% केसेस में यही फाइब्रॉइड होते हैं। 10% केसेस में जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो ये बाहर की तरफ सिरोजल लेयर की, तो सब सिरोजल फाइब्रॉइड वो 10% के करीब इनका इंसिडेंस है। अंदर की तरफ अगर एंडोमेट्रियल लेयर की तरफ जाइए तो इसको सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोला जाता है और ये 15% के करीब होते हैं। 1% जो है वो सर्वाइकल फाइब्रॉइड रहता है। अब कुछ केसेस में सब सिरोजल फाइब्रॉइड इतना बढ़ने लगता है कि उसका जो ब्लड सप्लाई है सिर्फ एक स्टॉक के रूप में ही रह जाती है। और एट टाइम्स क्या होता है, इसको हम पेडंकुलेटेड सब सिरोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। एट टाइम्स ये स्टॉक भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है और ये वॉन्डरिंग फाइब्रॉइड इस तरह से आ जाता है। ये फाइब्रॉइड कई दफ़ा जो एडजाइनिंग विसरा है पेट के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन है, वहाँ से ब्लड सप्लाई लेने लगता है और इसे पैरासिटिक फाइब्रॉइड बोला जाता है। अब किन लोगों में ये होता है ये हमने देखना है। तो सबसे पहले 40% ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी पर्टिकुलरली क्रोमोसोम 12 और 14 का ट्रांसलोकेशन है। डिलीशन है 6th और 7th क्रोमोसोम का। ट्राइसोमी 12 का रिलेशन देखा गया है और जेनेटिक जो डिफेक्ट्स देखे गए हैं, म्यूटेशंस, वो हैं HMGA2 और MED12 में। दूसरा जो नली पेरिस, जिनके प्रेगनेंसी, जिन फीमेल्स में प्रेगनेंसी इवेंट ना हुआ हो, नली पेरिस, स्पेशली एल्डरली नली पेरिस, जहाँ 1 चाइल्ड इनफर्टाइल लेडीज़, इनमें इंसिडेंस इसका ज़्यादा देखा गया है। ओबीस जो फीमेल्स मोटापा से ग्रस्त हैं, इनमें, क्योंकि फैट जो फीमेल फैट होता है इसमें एरोमेटेज एक एंजाइम होता है, वो एंड्रोजन्स की कन्वर्शन कर देता है ईस्ट्रोजन पे, और जो फाइब्रॉइड है इसको हाइपर ईस्ट्रोजेनिक, ईस्ट्रोजन ज़्यादा की मात्रा ग्रोथ के लिए चाहिए होती है और ये इस मैकेनिज़्म में परफेक्ट है और इसको मेंटेन करके रखता है। ये देखा गया है कि जो फाइब्रॉइड है इसके ऊपर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा एक P450 स्पेशल एरोमेटेज एंजाइम होता है, वो एंजाइम अगेन एंड्रोजन्स को ईस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट करता है और इसी फाइब्रॉइड में पाया गया है। तीसरा, हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट्रोजन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन्स होते हैं, एस्ट्राडियल जिसको बोलते हैं हम, वो वीकर में ईस्ट्रियोल में कन्वर्ट नहीं होने देते ये फाइब्रॉइड। एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट मेंटेन करके रखते हैं। अब इसमें मैं स्पेशल बताना चाहूँगा कि जैसे स्मोकिंग से ये जो एरोमेटेज
एंजाइम है, ये स्मोकिंग इसको इनहिबिट करती है। विद द रिजल्ट जो ईस्ट्रोजन है वो बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन स्मोकिंग से मिलती है। और इसी तरह से बाकी भी जो हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट्स होती हैं बॉडी में, जैसे एंडोमेट्रियल या एंडोमेट्रियोसिस जो गायनी के हैं, तो इनको प्रोटेक्शन मिलती है स्मोकिंग से। लेकिन इन अंडर ऑल सर्कम से हम इसको कभी भी स्मोकिंग को एक पॉजिटिव में नहीं लेंगे, क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर्स अदर देन दिस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके साथ ही कुछ सिम्टम्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स जो हैं इस पे साइट ज़्यादा ज़रूरी है साइज़ से, क्योंकि ये साइज़ ऐसा ही बिग मेलन हो सकता है और मटर के दाने से इतना छोटा भी हो सकता है, लेकिन साइट बहुत ज़रूरी है। और 75% जैसे मैंने बताया ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो एसिम्प्टोमेटिक जो एक्सीडेंटली डिटेक्ट हुआ, जैसे फिजिशियन ने देखा तो वहाँ देख लिया, सर्जन ने सर्जरी करते करते वहाँ डिटेक्ट कर लिया, या गायनिकोलॉजिस्ट ने लेप्रोस्कोप डाली और वहाँ किसी और रीज़न से तो वहाँ उसको फाइब्राइड देखा। अब सिम्टम्स की जहाँ बात आती है तो कॉमनेस्ट जो कंप्लेंट रहती है इसमें मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब कि खून का बहाव ज़्यादा होना, ज़्यादा दिन के लिए रहना, या ज़्यादा अमाउंट के लिए रहना, या दोनों रहना। तो इसका कारण है क्योंकि जैसे ही फाइब्राइड होता है तो फाइब्राइड हम ऐसे मान के चलें कि जैसे ये मुट्ठी है, मुट्ठी के अंदर अगर कोई पत्थर रख दिया जाए तो मुट्ठी को बंद नहीं होगी। तो ये मैं बताऊं कि हमारा यूट्रस जो है इसकी एक क्वालिटी है कि जो बायोमेटेरियल जो मैंने लेयर बताई जहाँ से फाइब्राइड बनता है उसके अंदर लिविंग लाइगेचर्स बोलते हैं हम, वेसल्स होते हैं, वो क्रिस क्रॉस में होते हैं। और अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी वो वेसल्स जो ब्लड वेसल्स हैं वो बंद हो जाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। अब इस स्टोन पेबल या इस पत्थर जिसको फाइब्राइड जो हम, इसके होने की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो एक रीजन ये है मेनोरेजिया का। दूसरा रीजन ये है कि जो एंडोमेट्रियम अंदर की परत यहाँ से ब्लीडिंग होनी थी उसका सरफेस एरिया इस फाइब्राइड की वजह से बढ़ गया, जो नॉर्मली 15 स्क्वायर सेंटीमीटर के करीब होता है। और तीसरा, चूंकि ये एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट मैंने बताया, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो इसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कुछ कंडीशंस में मेनोरेजिया नहीं मेट्रोरेजिया होता है। मेट्रोरेजिया मतलब इर्रेगुलर इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो पीरियड्स जो है 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होने लगती है। सो वैसी हालत में हम सस्पेक्ट करते हैं या तो फाइब्राइड जो है वो अल्सर, उसका कैप्सूल में रप्चर हुआ है, या सबम्यूकस पॉलिप है कोई, या कोइंसिडेंटल कोई और पैथोलॉजी है, और जैसे सर्विक्स पे कोई अल्सर हो सकता है, म्यूकस पॉलिप मैंने बता ही दी। फाइब्राइड में पेडंकुलेटेड फाइब्राइड है, उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियल सीए। सो मेट्रोरेजिया जो है वो थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना पड़ेगा इन केस ऑफ फाइब्राइड। दूसरी जो नंबर पे आता है इनफर्टिलिटी। अब वैसे तो 25% ऑफ द जो पेशेंट्स हैं फाइब्राइड एक साथ में फाइंडिंग आती है इनफर्टाइल कपल्स के, लेकिन फाइब्राइड एज सच सिर्फ फाइब्राइड ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के, वो सिर्फ 3% ही इनफर्टाइल कपल्स हैं। अब कैसे ये इनफर्टिलिटी करता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फाइब्राइड जो है, स्पेशली जो सबम्यूकस, ये नोटोरियस है इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि ये फाइब्राइड के ऊपर का जो सतह होगी एंडोमेट्रियम की, इसमें एट्रोफी हो जाती है, ये पतली पड़ने लगती है। लेकिन जो उसके एडजाइनिंग एरियाज हैं उसमें कंजेशन हो जाती है, ब्लड वेसल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एंडोमेट्राइटिस 35% तक एसोसिएटेड है फाइब्राइड में, पेल्विक इन्फ्लेमेशंस 15% तक। दूसरा रीज़न है कि जो ऑस्टिया ट्यूब यहाँ से यूट्रस के अंदर खुलती है, ट्यूबल ऑस्टिया, उसमें ब्लॉक हो जाता है एट टाइम्स। तीसरा है ट्यूब और ओवरी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। चौथा है कि एट टाइम्स इसमें एंडोमेट्रियोसिस की एसोसिएशन फाइब्राइड में, जैसे हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट है, एंडोमेट्रियोसिस की एसोसिएशन है। तो ये कुछ कारण हैं
जो रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी करने में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट डिस्पैरिनिया पेनफुल इंटरकोर्स जो है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पेन एंड फाइब्राइड, इसकी भी नॉर्मली जो फाइब्राइड है ये पेन नहीं करता, लेकिन कुछ केसेस में पेन होती है। और अगर पेन होती है तो उसमें सबसे पहले जो दिमाग में हमारे आएगा मे बी रिटेंशन ऑफ द यूरिन हो गई है बिकॉज ऑफ फाइब्राइड के साइज से रिटेंशन हो सकती है। दूसरे नंबर पे डीजनरेशन, फाइब्राइड के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं जिसकी वजह से पेन होने लगी है। तीसरा इन्फेक्शंस, स्पेशली जो सब म्यूकस फाइब्राइड्स हैं इनमें इन्फेक्शंस स्पेशली डिलीवरी के बाद इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चौथा, अगर पेडंकुलेटेड सब सीरोजल फाइब्राइड है तो एट टाइम्स इसका कैप्सूल रप्चर हो जाता है और इसकी वजह से या ये टॉर्शन होने लगती है, पेडंकल की टॉर्शन होने लगती है। तो दोनों ही हालत में कैप्सूल रप्चर या टॉर्शन की हालत में भी पेन बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट, एंडोमेट्रियोसिस एक पेनफुल कंडीशन है और इसकी एसोसिएशन है, इस वजह से भी हो सकता है, पेन हो सकती है। अब आ गया प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम जैसे यूट्रस के आगे वाली तरफ ब्लैडर होता है, सो ब्लैडर की इरिटेशन की वजह से यूरिन करते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किडनी में इन्फेक्शंस भी होती हैं। जो पीछे की तरफ है, मलद्वार है, तो वहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स और जो रेक्टल डिस्कम्फर्ट है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। अब एक सवाल आता है कि क्या ये फाइब्राइड लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फाइब्राइड जो है वो मेनोरेजिया मैंने बताया करता है, ब्लीडिंग ज़्यादा करने की वजह से। सीवियर एनीमिया एक कॉमन काज है जिसकी वजह से बहुत सारी मॉर्बिडिटी और एट टाइम्स मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। दूसरा, इन्फेक्शंस, वैसे ही रन डाउन कंडीशन होने की वजह से, एनीमिया की वजह से इन्फेक्शंस हो सकती हैं, स्पेशली सबम्यूकस जैसे मैंने बताया, मोरसो डिलीवरी के बाद सबम्यूकस फाइब्राइड, इनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से एट टाइम सेप्टिसेमिया। और दूसरा, पेडंकुलेटेड फाइब्राइड जो है इसका टॉर्शन के बाद जो वेसल इसके कैप्सूल में है रप्चर हो सकते हैं कई दफ़ा, और रप्चर होने से इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड होता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सार्कोमा जो है, हालांकि ये बहुत ही कम है, लेस देन 0.5% है, लेकिन सार्कोमा जो है वो इसमें रिपोर्टेड है। To be continued.